हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं। और दोस्तों, आज फिर से हम लोग 10th स्टैंडर्ड के लिए हमारा जो मैथ्स पार्ट 2 चल रहा था, यानी ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, जो नया बैच हमने स्टार्ट किया था डिजिटल बोर्ड के ऊपर, इसकी शुरुआत फिर से करने जा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट 2.1 तक पहुंच चुके हैं। इसके पहले के कई सारे लेक्चर बन चुके हैं, आप देखोगे तो आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4 है, यानी इसके पहले 3 लेक्चर बन चुके हैं इस चैप्टर के। तो आप जाके अच्छे से पढ़ाई करते रहो, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। और एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ने मुझे मैसेज किया, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि मेरी अभी तबियत जो है फिलहाल में काफी दिनों से खराब चल रही थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी तबियत अभी धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है। मैंने अभी जस्ट एक दिन पहले ही आपको मेरे हेल्थ का अपडेट किया था, एक वीडियो मैंने बना के डाला था। तो धीरे धीरे मेरी बेहतर हो रही है तबियत, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसके लिए मैं फुल एनर्जी के साथ जोर से मुंह बड़ा करके नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो मैं थोड़ा छोटे छोटे वर्ड्स बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मैं जब बोल रहा हूँ तो पेन हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग इसको बढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो वो ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा हम धीरे धीरे आप लोग के लिए वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि यार आप लोग का सिलेबस लैग ना करे और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहे। क्योंकि यार आपके लिए सपना देखा है दोस्तों, ठीक है। हमारा जो सपना है महाराष्ट्र में एक रिवॉल्यूशन लाने का, हर बच्चे फ्री में क्वालिटी एजुकेशन पढ़ सके, ये सपना अधूरा नहीं तो रह जाएगा। तो हमें मेहनत करते रहना है, हम पूरा अपने साइड से मेहनत करेंगे और आप लोग अपने साइड से मेहनत करो, ताकि यार आप लोग भी पढ़ लिख के अच्छे पोजीशन में पहुंचो, अपने माँ बाप का, अपने देश का, अपने महाराष्ट्र का नाम रोशन करके दिखा पाओ, ठीक है। और भूलना मत दोस्तों, JR ट्यूटोरियल्स 1 मिलियन के नज़दीक है, तो अगर आप सपोर्ट दिखाओगे, आपका प्यार दिखाओगे, तो ये भी 1 मिलियन बहुत जल्दी हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बड़ा लेक्चर तो नहीं होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट 2.1 में टोटल 10 एग्जाम्पल है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 टुकड़ों में कर देंगे। आज 5 एग्जाम्पल कराएंगे, अगले लेक्चर में 5 एग्जाम्पल करा देंगे। टेंशन मत लेना, धीरे धीरे से कराएंगे, क्योंकि अभी उस लेवल की एनर्जी नहीं है बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज। लेकिन जैसे फुल 100% फिट हो जाऊंगा, पूरा तबियत अच्छे से ठीक हो जाएगा और बहुत फास्ट बोलने लगूंगा फिर से, तो आपके लिए और बड़े बड़े लेक्चर वीडियोस लाऊंगा। लेकिन अभी से थोड़े दिन छोटे छोटे वीडियोस ही आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। जो बहुत बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर आप वीडियो मत डालो, आराम करो। यस, मैं आराम कर चुका हूँ ऑलरेडी, 4 से 5 दिन मैंने आराम किया, लेकिन अभी टाइम आ चुका है कि यार धीरे धीरे फिर से मैं चालू करूँ, क्योंकि आप लोग को बहुत सारी चीजें पढ़ाना है मुझे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 की मैं बात करूं, तो पहला ही क्वेश्चन अगर आप देखोगे, जो कि है आइडेंटिफाई द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर नॉट। मतलब क्या बोल रहा है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो भी नंबर्स हमें दिए वो ट्रिपलेट है कि नहीं। अब ट्रिपलेट क्या होता है, ये हमने पहले लेक्चर, इस चैप्टर का पहला लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब क्या होता है कि अगर 3 नंबर है, तीनों नंबर का स्क्वायर अगर करते हैं, तो किसी एक नंबर का जो स्क्वायर होगा वो बाकी के 2 नंबर का स्क्वायर का एडिशन होगा। तो अगर वो ऐसा हो जाता है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और ऐसा नहीं होता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। बस वही करना है। तो इसके टोटल 5-6 से एग्जांपल है, इसके भी हम लोग 2 से 3 एग्जांपल करवाएंगे, क्योंकि बाकी स्टेप्स तो आपको पता ही है, तो आप लोग कर सकते हो। एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, वहां पे मेरे हेल्थ इश्यूज अपडेट रिगार्डिंग चैनल, रिगार्डिंग मी एंड बहुत सारी ऐसी चीज हम इन्फॉर्म करते रहते हैं, स्टेटस डाल देते हैं, स्टोरीज डाल देते हैं, या फिर आप लोग भी मुझे टैग कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो प्लीज फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। चलो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे 3, 4, 5 नंबर दिए हुए, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पूछा रहेगा ना, तो ये जितने भी नंबर से इसके स्क्वायर निकालो अलग अलग। तो 3 का स्क्वायर सबसे पहले निकालेंगे, 9 होएगा। अगला नंबर 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अगला नंबर है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इतना समझा, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। फिर क्या करना है कि सबसे बड़ा जो नंबर है उसका लेना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5। तो 5 का जो स्क्वायर है वो कितना है दोस्तों, 25 है, ठीक है। लेकिन हमको ये देखना है कि जो बड़ा नंबर आ रहा है इसका बराबर होगा बाकी 2 नंबर के स्क्वायर के। मतलब 5 स्क्वायर जो सबसे बड़ा नंबर है ना, वो दोनों नंबर के स्क्वायर के एडिशन में आना चाहिए। मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होना चाहिए। तो ये दोनों नंबर बचे हुए हैं, 5 सबसे बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए दोनों नंबर है उसको भी लिख देना है। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो देखते हैं ये होता है कि नहीं। तो 5 स्क्वायर हमको पता है कितना है 25, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर हमको पता है कितना है 9, और 4 स्क्वायर हमको पता है कितना है 16। तो ये करके देखो 25 इधर आ गया, इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25। तो 25 इज इक्वल टू 25 आ रहा है। मतलब मेरा जो बड़ा नंबर का स्क्वायर है इज इक्वल टू द रिमेनिंग नंबर का स्क्वायर आ रहा है। एडिशन ऑफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ स्क्वायर आ रहा है। मतलब 25 इज इक्वल टू 25 आ गया। मतलब सीधा सीधा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये जो मेरे नंबर्स दिए हुए हैं, कौन से दिए हुए हैं, 3, 4, 5, ये जो नंबर दिए हुए हैं आर, ये क्या है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। दे आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये क्या है दोस्तों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है,
ठीक है, कितना सिंपल था। ये 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आपको पूछा जाएगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछता है आप लोग को, ठीक है ना, जो 1 मार्क्स के लिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन पूछेंगे। कोई भी दिया हो सकता है, बड़े नंबर्स भी दिए हो सकते हैं, छोटे नंबर्स भी दिए हो सकते हैं, मेथड सबके लिए सेम है। स्क्वायर निकालो, उसके बाद देखो कि सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू द रिमेनिंग नंबर का स्क्वायर। अगर आ रहा है तो समझ जाना कि आप लोग का वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, और अगर इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल आ गया, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। सिंपल है। चलो और भी एग्जांपल्स है हमारे पास, सॉल्व करेंगे इसको बारी बारी से। अभी देखो सेकंड एग्जांपल क्या लाया हूं, 4, 9 और 12। तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर लेंगे मतलब 12 का स्क्वायर और उसको इक्वल करेंगे बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के साथ, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो ये आता है क्या, 12 स्क्वायर 144 होता है, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 है ना हमारे पास, निकाला हुआ है हमने। तो 144 इज इक्वल टू 16 प्लस 81 कितना होता है, ये हो जाएगा 87 और 97, तो ये हो जाएगा 97। मतलब एक साइड 97 है, दूसरे साइड 144, तो 144 इक्वल टू 81 ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। मतलब ये क्या है, नॉट इक्वल टू है, मतलब 144 इज नॉट इक्वल टू 97 ना, दोनों सेम नहीं है ना, दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसी वजह से हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि ये जो मेरे नंबर्स है, कौन से 4, 9 और 12, ये जो नंबर्स है ना मेरे, आर नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ना तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, समझ में आ गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया, कितना सिंपल था। तो ऐसे ही आपको करना है। एक और करा देता हूं, बाकी के जो रिमेनिंग बचे हुए पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले एग्जांपल्स है ये आप लोग कर लेना। ठीक है, तो एक और करा देता हूं ताकि आप लोगों को जो बचा कुछ डाउट है वो क्लियर हो जाए। 3 नंबर दिए, लिख लो। सबसे पहले 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, के बाद 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और तीसरा है 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला 13 का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी दोनों को प्लस कर लो, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर है 169 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना है 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना है 144। ठीक है, अभी इन दोनों को प्लस करो, 169 इज इक्वल टू 25 प्लस 144, देखो 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 4 6 और 1, तो ये हो जाएगा 169। मतलब ये भी 169 है, 169 है। मतलब जो मेरा सबसे बड़ा नंबर था 13, उसका स्क्वायर अगर मैं निकालूं और जो बाकी बचे हुए नंबर है उसका स्क्वायर करके प्लस करूं, तो वो दोनों के नंबर्स जो आते हैं वो इक्वल आते हैं, यानी कि 169 इज इक्वल टू 169। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो मेरे नंबर्स है 5, 12, 13, ये जो नंबर्स है दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये क्या है दोस्तों, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। क्लियर है, कितना सिंपल था। ठीक है, हमने निकाल दिया। तो अब ऐसे ही जितने भी बचे हुए एग्जांपल्स है ये आप लोग कर लेना, बहुत सिंपल है दोस्तों। कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा हुआ है। ये तो समझ में आ गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट सबसे इजीएस्ट माना जाता है इस चैप्टर का, और कोई भी परेशानी आपको नहीं हो सकती अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है और थोड़ा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से सब चीज आ जाएगा आपको। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है। देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा है, इन फिगर, यहां पे बोला हुआ है सबसे पहले कि एक फिगर है एंगल MNP। तो ये मेरा एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको MNP नाम का, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेता हूं मैं, अब दिख रहा है बराबर। ये ट्रायंगल जो है मेरा MNP नाम का, ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, MNP मतलब ये मेरा क्या है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है आपको। ठीक है, बोल रहा है कि NQ परपेंडिकुलर टू MP, ये जो NQ है ये MP से परपेंडिकुलर है, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, MQ का वैल्यू 9 है, MQ किधर है भाई, MQ का वैल्यू 9 दिया हुआ है और QP का वैल्यू 4 है, मतलब QP का वैल्यू, ये वैल्यू 4 है, हमको NQ निकालना है। मतलब ये जो वैल्यू दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये जो लाइन है ना, इसका वैल्यू निकालना है। सिंपल है। ये डायग्राम देख के आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा लगने वाला है, बताओ कौन सा फॉर्मूला। हमने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, 30, 60, 90 पढ़ा है, उसके बाद 45, 45 पढ़ा था, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, फिर साथ ही में एक और थ्योरम पढ़ा था, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अगर आपको याद आ रहा होगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें क्या लगने वाला है, ज्योमेट्रिक मीन। क्यों, क्योंकि ये एक लाइन और ये एक लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और जब भी ऐसा होता है तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एक ट्रायंगल जो है मेरा, क्या नाम है ट्रायंगल का, ट्रायंगल MNP, एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है ना। ये ट्रायंगल के अंदर MNP 90 डिग्री दिया हुआ है, और साथ ही में क्या दिया हुआ है कि जो मेरा सेगमेंट है NQ, ये जो सेगमेंट है NQ नाम का, वो MP से क्या है, परपेंडिकुलर है, ये भी बोल के रखा हुआ है। मतलब सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP, और अगर ऐसा होता है तो मैं क्लियर कट क्या बोल सकता हूं, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है वो हम लोग लगा देंगे।
तो क्या है मेरा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम? क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम? कभी भी ऐसा होता है तो ये जो साइड होता है जिसका नाम है एनक्यू, इसका स्क्वायर यानी एनक्यू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? ये जो एनक्यू है, ये जो एमक्यू है, एमक्यू मल्टीप्लाई बाय क्यूपी, तो एमक्यू मल्टीप्लाई बाय क्यूपी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, तो एमक्यू मल्टीप्लाई बाय क्यूपी, यही है ना हमारा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, यही होता है। दैट इज मेरा जो परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो उसके अपोजिट में जो साइड है उसका मल्टीप्लिकेशन। तो एनक्यू का वैल्यू मुझे निकालना है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू एमक्यू मुझे पता है देखो 9 है और क्यूपी 4 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4, तो देयरफॉर एनक्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 9 4 से 36 होता है, तो देयरफॉर एनक्यू का वैल्यू हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36। ठीक है, आ गया हमारा आंसर, सॉरी अंडर रूट ऑफ 36, तो देयरफॉर एनक्यू इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। ये रहा हमारा आंसर 6। यूनिट नहीं लिखा है तो यूनिट लिख दो, खाली सेंटीमीटर लिखा रहेगा तो सेंटीमीटर लिख देना, लेकिन कुछ लिखा नहीं है तो यूनिट भी आप लिख सकते हो, तो एनक्यू इज इक्वल टू 6 यूनिट। क्लियर है, समझ में आ गया? तो कितना सिंपल है देखो, ऐसे एग्जांपल एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और बिल्कुल आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। कभी कभी इसको एमसीक्यूज में भी घुसा देते हैं वो लोग कि आपको एनक्यू का वैल्यू निकालना है और 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो वो 1 मार्क्स के लिए पूछेगा, लेकिन बहुत सिंपल होता है, बस फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। तो ये रहा आपका एनक्यू का आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया? बहुत सिंपल था एनक्यू। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो एक फिगर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है मेरे को फिगर, ठीक है। एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री, क्यू पी आर मतलब ये जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है। क्यू पी आर मेरा 90 डिग्री है और पीएम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये पीएम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, तो देखो यार ये भी 90 डिग्री और वहीं से एक लाइन निकल रहा है और ये 90 डिग्री है, फिर से ज्योमेट्रिक मीन लगने वाला है। मतलब क्लियरली समझ में आ गया? देखो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसके लिए हम लोग को डायग्राम देख के समझ में आ जाता है कि इसमें कौन सा थ्योरम लगने वाला है। आधा प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व, क्योंकि बच्चे जब एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं ना तो उनको वही समझ में नहीं आता कि इसमें फॉर्मूलेस कौन लगेंगे, इसमें कौन से थ्योरम लगने वाले हैं। तो अगर आप वो समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन को पढ़ के और देख के, तो समझ लेना 50% आपको उधर ही सॉल्व कर लिया आपने, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो हमको भी समझ में आ गया कि इसमें ज्योमेट्रिक मीन लगेगा। पीएम का वैल्यू दिया हुआ है 10 लिखा हुआ है, क्यूएम का वैल्यू 8 लिखा हुआ है, ठीक है। क्यू आर निकालना है, मतलब ये क्यू और ये आर, क्यू आर पूरा निकालना है, ठीक है। निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें हम लोग का पीएम और क्यू आर परपेंडिकुलर है, बोल के रखा है कि सेगमेंट पीएम इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर। तो देयरफॉर हम लोग क्या लगा सकते हैं? बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। हम लोग क्या लगा सकते हैं? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम हम लगा सकते हैं। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम? कि जो परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, दैट इज क्या नाम है? पीएम। तो जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर, मतलब पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जिससे परपेंडिकुलर है उसके जो दोनों टुकड़े हैं उसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्यूएम मल्टीप्लाई बाय एमआर। तो पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम मल्टीप्लाई बाय एमआर, ठीक है। पीएम का वैल्यू दिया है क्या? देखो पीएम का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो पीएम की जगह पे लिखेंगे 10 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम का वैल्यू भी दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाय एमआर का वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो एमआर वैसे का वैसे, ये वैल्यू नहीं पता है ना, मुझे नहीं दिया है ना, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय एमआर, और मुझे एमआर का वैल्यू निकालना है, तो मैं सीधा सीधा एमआर विल बी इक्वल टू ये 8 को 100 के पास फेंचूंगा, यानी कि 100 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। तो 100 डिवाइड बाय 8 मतलब 425 जा 100 और 4 2 जा 8, 25 बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा? 12.5। तो हमारा एमआर का वैल्यू यहां से मिल गया, एमआर का वैल्यू आ गया 12.5 यूनिट। लेकिन हमें एमआर नहीं निकालना था दोस्तों, हमने एमआर तो निकाल लिया, ये वैल्यू निकाल लिया, लेकिन हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो क्यूआर निकालने पूछा है, लेकिन हमने तो एमआर निकाला 12.5, लिख दो यहाँ पे एमआर हमने निकाल लिया 12.5, और हमें एक्चुअल में क्यूआर निकालना है, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो यहां से लेके यहां क्या है? क्यूएम और एमआर दोनों वैल्यू पता है, इन दोनों को अगर प्लस कर दूंगा तो क्यूआर मिल जाएगा ना मुझे। तो देखो ध्यान से, मतलब मुझे एक्चुअल में क्या निकालना है? क्यूआर निकालना है, और क्यूआर का मतलब क्या है कि क्यूएम प्लस एमआर, तो क्यूएम प्लस एमआर कर दो। क्यूएम का वैल्यू है 8 और एमआर का अभी निकाला हमने 12.5, दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? देयरफॉर क्यूआर का वैल्यू हमें मिल गया, जो कि आएगा 12 + 8 इज 20.5 यूनिट। इतना आसानी से निकाल लिया हमने, समझ में आ गया? सिंपल है, क्लियर है दोस्तों? तो देखो इतना बेहतरीन एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये देख के ही कोई नहीं बोल सकता कि नॉर्मली क्वेश्चन देखता है, बच्चे बोलते हैं अरे बहुत हार्ड एग्जाम्पल है, ज्योमेट्री बहुत टफ है, लेकिन व्हाई टफ? अगर आप देखोगे क्वेश्चन को समझ पा रहे हो तो 50% तो आपने ऐसे ही सॉल्व कर लिया ना यार, कितना सिंपल हो गया है कि नहीं? तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन किस कैटेगरी का पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें पूछा हुआ है, डायग्राम आपको दिख रहा है,
फाइंड आरपी एंड पीएस। किधर दिख रहा है भाई आरपी? ये रहा आरपी, मतलब ये वाला आरपी, और पीएस ये ऊपर वाला निकालना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द डायग्राम। भाई डायग्राम में क्या इंफॉर्मेशन है? 30 डिग्री लिखा है 6। इतने से इंफॉर्मेशन में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगेगा हम लोग का? अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे दोस्तों, तो आपको एक चीज पता है यहां पे कि मेरा जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल, क्या नाम है दोस्तों ट्राइंगल का? पीएसआर। इन ट्राइंगल पीएसआर क्लियरली दिख रहा है कि जो मेरा एंगल जो है पीएसआर, ये 90 डिग्री लिख रहा है, ठीक है। और एक और चीज बोल के रखा है कि ये जो मेरा एंगल एसपीआर है, यानी कि एंगल एसपीआर, यानी ये पी वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये रहा मेरा 90 डिग्री, ये रहा मेरा 30 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा? वी ऑल नो दैट कि टोटल 180 होता है, तो ये 90 प्लस 30 मतलब 120 हो गया, ठीक है। तो बचा हुआ क्या रहेगा? 60। अभी तो होगा ये 180 प्लस, बराबर ना? तो बचा हुआ एंगल कितना है? 60। मतलब ये एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा। तो मैं क्लियरली लिख सकता हूं वहां पे, मतलब इसका मतलब क्या है? देयरफॉर द रिमेनिंग एंगल, हम लोग लिखेंगे यहां पे देयरफॉर कि जो रिमेनिंग जो मेरा एंगल है, क्या नाम है दोस्तों एंगल का? एस आर पी। एंगल एस आर पी का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक 30 है, दूसरा 60 है, तीसरा 90 है। तो मैं क्लियरली क्या बोल सकता हूं कि देयरफॉर ये जो एग्जांपल है, ये क्या है? ये जो एग्जांपल है दोस्तों, ये क्या है मेरा? ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी एस आर इज अ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है, ये एक 30, 60, 90 वाला ट्राइंगल दिया है। और जब भी कोई ट्राइंगल में 30, 60, 90 तीनों एंगल जब आते हैं, तो हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें थ्योरम ऑफ 30, 60 डिग्री, 90 डिग्री का फॉर्मूलेस, जो कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। याद है वो फॉर्मूलेस हमने सिखाए थे आपको लेक्चर नंबर 1 या 2 में, तो आपको याद होगा, ठीक है ना वो चीज। अब उसी को अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमें पूछा क्या है। तो सबसे पहले क्या पूछा है? आरपी निकालो। तो आरपी कैसे निकालेंगे? देखो, आरपी अगर मुझे निकालना है, आरपी अगर मुझे निकालना है, तो आरपी निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज आप देखो, यहां पे आरपी निकालने के पहले एक चीज देखो, यहां पे 30 डिग्री है, 30 दिख रहा है ना? तो हमको एक चीज पता है क्या? कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है? मुझे बताओ क्या होता है साइड अपोजिट 30 डिग्री? इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द हाइपोटेनियस। क्या होता है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री? 1/2 ऑफ द हाइपोटेनियस। ये कहां से आया? ये हमारा क्यों आया? क्योंकि हमको पता है कि 30, 60, 90 है, और उसमें मुझे पता है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द हाइपोटेनियस। करेक्ट है, ये मुझे पता है। तो मेरा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री है क्या? ये 30 है, इसके अपोजिट में क्या है मेरा? एस आर। तो मतलब एस आर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस। इसमें हाइपोटेनियस कौन है? 90 के अपोजिट वाला, मतलब मेरा जो आरपी है ये मेरा हाइपोटेनियस है, मल्टीप्लाई बाय आरपी। करेक्ट है। तो एस आर अगर आप देखोगे, तो एस आर का वैल्यू मुझे दिया है 6 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ आरपी। आरपी कितना है दोस्तों? यहां पे देखो, नहीं पता है, तो आरपी वैसे का वैसे ही, देयरफॉर आरपी का वैल्यू आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 यूनिट आ गया यहां पे आरपी। खत्म कहानी, आरपी मुझे मिल गया। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, आरपी मुझे मिल गया। क्या निकालना है दूसरा? पीएस। पीएस की तरह देखो, ये पी, ये एस, ये किसके अपोजिट है? 60 के अपोजिट है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। मतलब साइड अपोजिट टू 60 क्या है? एसपी है या फिर पीएस है? पीएस बोल लो, यानी कि √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस क्या है मेरे लिए? आरपी। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू पीएस का वैल्यू, सॉरी पीएस ही निकालना है ना मुझे, तो पीएस इज इक्वल टू √3/2, आरपी अभी निकाला मैंने, 12 आ गया। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, देयरफॉर पीएस का वैल्यू आ गया 6√3 यूनिट। आ गया आंसर पीएस का भी। देखो कितना सिंपल है। बस जो फॉर्मूलेस हमने पढ़े अब तक इतने लेक्चर्स में, जो कॉन्सेप्ट आपको इतने लेक्चर्स में पढ़ा रहा था 2-3 लेक्चर से, ये आज हमें काम आ रहा है और कितना आसानी से हम लोग कोई भी एग्जांपल्स को सॉल्व कर ले रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था हमारा चौथा एग्जांपल। चलो अभी एक आखिरी एग्जांपल आज के इस लेक्चर का करा देता हूं, ताकि हमारा ये लेक्चर आज का कंप्लीट हो जाए। फिर बाकी का रिमेनिंग जो बचा हुआ है इस एक्सरसाइज, इस प्रैक्टिस सेट का, वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है। एक फिगर है AB इज इक्वल टू BC लिखा हुआ है, ये AB इज इक्वल टू BC लिखा हुआ है। ABC 90 डिग्री है, ठीक है, मान लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ AB एंड BC, मतलब AB और BC का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, लेकिन एक चीज बोला है कि AB इज इक्वल टू BC है, तो यहां पे बोल रखा है कि AB इज इक्वल टू BC, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एक आइसोसेलियस है, इट इज आइसोसेलस।
क्या होता है स्पेलिंग यार आइसोसेलेस का, चेक करो, आइसोसेलेस, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना। मतलब दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसमें दो साइड सेम होते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब ए बी और बी सी मेरा कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि बोल के रखा है ना ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि दोनों जो एंगल बनेंगे, कौन से दोनों एंगल, ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा, ये भी क्या होगा, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि जो मेरा एंगल होगा, एंगल बी ए सी, कौन सा वाला, दैट इज बी ए सी, मतलब ये वाला जो एंगल होगा और दूसरा एंगल ए सी बी, ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों जो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो मुझे पता नहीं है कितने, लेकिन मैं मान लेता हूं कि ये दोनों जो एंगल होंगे वो एक्स होंगे। मैंने मान लिया कि लेट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू एक्स। मैंने मान लिया एक्स है। ठीक है, अब मुझे एक चीज पता है कि कोई भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल को अगर प्लस किया जाए तो 180 आता है। तो पहला एंगल मेरा ये A वाला है जिसका नाम है एक्स, दूसरा एंगल मेरा ये है 90 डिग्री, ठीक है, प्लस 90, ठीक है, और तीसरा एंगल आप देखोगे तो ये भी एक्स माना है मैंने, और ये तीनों को प्लस करूंगा तो क्या आता है 180, क्योंकि हमको पता है रीजन क्या है इसका, दैट इज ऑल, लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, क्या लिख सकते हैं, दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल, ये रीजन है उसके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 180 माइनस 90, मतलब ये 90 उधर भेज दिया ना 180 के पास, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 90/2। तो यहां से मुझे x का वैल्यू मिल गया, क्या मिल गया दोस्तों, 45। तो मतलब मेरे को पता चल गया कि मेरा जो ये एंगल है ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री, तो ये भी x है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो ये कौन सा आ गया दोस्तों, 45, ये 45 और ये आ गया 90। याद आ रहा है 45 45 90। तो हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है दोस्तों, ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC जो है इज अ आइसोसेलेस, सॉरी माफ करना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ट्रायंगल ABC इज अ, क्या है ये, इज अ 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। ये कौन सा है, 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल है। तो उसके अकॉर्डिंगली जब हमको पता चल गया कि ये 45 45 90 डिग्री का ट्रायंगल है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर हमको पता है कि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस होता है। ठीक है ना, यही होता है ना, 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस होता है। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री कौन सा है, यहां पे आप देखोगे ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो इसके अपोजिट में क्या है, BC है, और ये वाले 45 के अपोजिट में क्या है, AB है। तो यानी कि AB इज इक्वल टू BC एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है इसमें, AC, करेक्ट है। तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि जो AB है और जो BC है जिसका वैल्यू दोनों का सेम आएगा, वो क्या आएगा, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय AC, जिसका वैल्यू ऑलरेडी √8 लिखा हुआ है। समझ में आ गया, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। √8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो अगेन, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √8 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2√2 लिख सकता हूं। ठीक है, 2√2 लिख सकता हूं ना, 2√2 मतलब √8 होता है ना, करेक्ट है ना, 4 2 8, 4 बाहर, देखो √8 को कैसे लिखूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 का रूट आ गया बाहर 2 और अंदर रह गया 2, 2√2, ये √2 कैंसिल, सिर्फ 2 बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, मतलब हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है, जो AB और BC का जो वैल्यू आएगा हमारा दोस्तों, वो कितना आएगा, 2 आएगा। करेक्ट है, हमारा जो वैल्यू आ गया, कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों, तो आंसर विल बी दिस 2। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो चलो आज के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, ये लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर फिर इसी के साथ यहाँ पे स्टॉप होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आगे का जो भी एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर 5 तक पहुंच गए, अगला जो एग्जांपल नंबर 6 आएगा
वो सभी चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यार देखो, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो यार हम 1 मिलियन का जो माइलस्टोन है वो बहुत जल्दी अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट बनाए रखना और अपने दोस्तों तक ये वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करना, ठीक है। तो गाइस सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है गाइस। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और फ्रेश और बेहतरीन नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।